च1 बेइज्जती। मेरा बस चले तो इस मोटे को पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत करके रख दूं, कॉलेज की एक लड़की ने दीपक को देखकर कहा। दीपक अपने कॉलेज के गेट से कॉलेज में एंटर कर रहा था। हाँ अंजलि, मेरा भी यही दिल करता है। तभी दूसरी लड़की बोली। दीपक एक मोटा भद्दा और काला सा लड़का था। अपने इस रूप की वजह से वो हमेशा मजाक का पात्र बनता था। उद्धरण चिन्ह। सोसाइटी की दुत्कार और लोगों के कड़वे रवैये ने दीपक के चेहरे से हंसी छीन ली थी। घर से बाहर तो दूर, उसके अपने घर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसका छोटा भाई लकी कभी उससे बात नहीं करता था, हमेशा उससे दूर भागता रहता था। उसके पिता भी उसे नकारा निकम्मा ही समझते थे, सिर्फ उसकी माँ ही उससे प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा बीमार रहती थी। दीपक के पिता की एक जूते की फैक्ट्री थी। हालांकि ये सब कुछ जेदार और फैक्ट्री दीपक के पिता का था, लेकिन उसकी जायदाद अभी उसकी माँ यानी यशोधरा के नाम ही थी, और वो अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहती थी। लेकिन दीपक का सौतेला बात सुधाकर किसी न किसी तरह से उन्हें समझा देता कि दीपक तो अभी बच्चा है, अभी उसकी उम्र नहीं है ये जायदाद वायदाद के चक्कर में पड़ने की। अगर दीपक का सगा बाप होता तो वो दीपक के साथ ऐसा नहीं करता। सुधाकर दीपक के पिता का चचेरा भाई था। दीपक के पिता के मरने के बाद उसके चचेरे भाई ने उसकी बीवी से शादी करी और दीपक के पिता की जायदाद और फैक्ट्री को हथियाने के मंसूबे बनाने लगा। सुधाकर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि पूरी जायदाद उसके अपने बेटे लकी के नाम करवा सके, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए सुधाकर अपने दोनों बेटों में बहुत भेदभाव करता था, लेकिन दीपक की मां के सामने वो दिखावा करता था। दीपक कॉलेज के अंदर एंटर होता है, तभी सामने से उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है। देखकर नहीं चल सकता, अंधा है, उस लड़की ने चिल्लाकर कहा। मैं देखकर ही चल रहा हूं, आप ही मेरी तरफ भागती हुई आई हैं, आपका ध्यान कहीं और था, इसलिए आप मुझसे टकरा गई। दीपक ने अपनी बात रखते हुए कहा। मुझसे फालतू बहस करता है, जानता है मैं कौन हूं? उषा सिंघानिया नाम है मेरा, देवदत्त सिंघानिया की बेटी, उस लड़की ने चिल्लाकर कहा। दीपक ये नाम सुनकर अंदर से कुछ सहम गया। दीपक और कुछ कहता तभी वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने चिल्लाकर कहा। सर देखिए, ये मुझे छेड़ रहा है, उषा ने रोते हुए कहा। हालांकि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि कोई उसका झूठ पकड़ ही नहीं सकता, और ये देखकर दीपक भी हैरान था। उद्धरण चिन्ह। Nahi Sarah yi Jutha Bola Rahi Hai, Mania Asako Nahi Chera Balki yi Kudarakara Mujais Takarai Hai, Dipaka ni Gabarakara Kaha, Kyomki vo Janata Taki Hamari Societi Larakium ki Hai Sunati Hai Bale Hai Laraka Bekasura Ho। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, उषा रोते हुए बोली। हाँ सर, इसने ही उषा को छेड़ा है, हाँ सर इसी ने छेड़ा है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि और उसके साथ के लोगों ने मिलकर कहा, सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। दीपक ने दोबारा कोशिश की अपने आप को सही साबित करने की। तभी उसकी नज़र एक साइड में लगे कैमरा पर गई, जिसका फोकस उसी साइड था जहां पर यह सब हंगामा चल रहा था। उद्धरण चिन्ह। सर आप चाहे तो कैमरा चेक कर सकते हैं, दीपक ने खुश होते हुए कहा। Usaki yi bata sunate hai karo tarafa sanata falagaya, Anjali ora usak sathium ki tahosa uragay, lekina usavase hai kari thikyom ki use patata ki abakia honvala। नहीं, मुझे कैमरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम ही ने उषा को छेड़ा होगा और अपने कॉलेज में मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किए जाते हो, प्रिंसिपल ने भवेश जाते हुए दीपक की तरफ देखते हुए कहा, और प्रिंसिपल अपने रूम की तरफ जाने लगता है। Sarah apa ekabara kaimara cheka kijie plia Sarah, lekina principala usaki eka nahi sunata। और अपने रूम में चला जाता है। दीपक गुहारे लगाने लगता है। दरअसल वो प्रिंसिपल देवदत्त सिंघानिया की वजह से अक्सर उषा की बहुत सी गलतियों का पिटारा दूसरों पर फोड़ता आया था, और वो ये भी जानता था कि दीपक बेकसूर है, लेकिन वो प्रिंसिपल डरा हुआ था क्योंकि वो पूरा कॉलेज देवदत्त सिंघानिया का था, और प्रिंसिपल अगर उसकी बेटी के खिलाफ कोई एक्शन लेता तो उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता था। सारे लोग दीपक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब 1 हफ्ते तक इस मनहूस की सूरत भी नहीं देखनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। दीपक बहुत परेशान होता है और कॉलेज से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचता हुआ जा रहा था, तभी एक पागल आके उससे लिपट जाता है। वो तुम ही हो, हमारे कबीले के अगले उत्तराधिकारी। वो पागल दीपक को बुरी तरह से लिपट गया। उद्धरण चिन्ह। छोड़ छोड़ मुझे छोड़, दीपक ने उस पागल को खुद से दूर करते हुए कहा और उस पागल को धक्का दे दिया। वो पागल जमीन पर गिर गया और अचानक से खड़ा हुआ और वहां से भाग गया। दीपक उसे देखता ही रह गया।
दीपक अपने कपड़े ठीक करने लगा, तभी उसकी शर्ट में उसे कुछ दिखा जो किसी गोल लॉकेट जैसा था। दीपक उस लॉकेट को बहुत गौर से देखने लगा। उस पर किसी प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। उसे लगा कि ये उसके किसी काम का नहीं है। दीपक उस लॉकेट को फेंकने ही वाला था, तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और बात करता है। दूसरी तरफ से उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ का देहांत हो गया। ये सुनकर दीपक के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो भागा भागा अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी मां की आरती तैयार की जा रही थी। उसके बाद उसकी मां के शव को शमशान में ले जाकर चिता के हवाले कर दिया गया। दीपक की मां को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। निकल निकल मेरे घर से, दीपक के सौतेले बाप ने उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए कहा और दीपक का गिरेबान पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आप मुझे मेरे ही घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, और माँ को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। बेटा, और तू तू तो उस जगत का गंदा खून है। सुधाकर और कुछ बोलता, तभी दीपक ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो मेरे बाप के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। दीपक अपने पिता जगत से बहुत प्यार करता था। कोई दीपक को कुछ भी कहे, लेकिन उसके पिता के खिलाफ वो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता था। इतने में सुधाकर का बेटा वहां आया और एक जोरदार थप्पड़ दीपक के मुंह पर जड़ दिया। दीपक का पूरा मुंह झंझना गया। दीपक अपने आप को संभाल पाता, एक मुक्का उसके पेट में आकर लगा। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से ऊंची आवाज में बात की। सुधाकर का बेटा दीपक को पीटता ही जा रहा था और दीपक बुरी तरह से मार खा रहा था। दीपक की आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि जिसको वो अपना बाप मानता था और जिसको वो अपना भाई मानता था, और वो दोनों ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। इतने में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। क्यों भाई, क्यों मार रहा है आपका लड़का इस बेचारे को? पड़ोस के एक अंकल ने सुधाकर से सवाल पूछते हुए कहा। ये कमीना मेरे पापा से बदतमीजी से बात कर रहा था। सुधाकर का बेटा दांत पीसते हुए बोला, तो मेरे पापा ने इसे घर से निकल जाने की धमकी दी। हालांकि वो इसे घर से बाहर निकालते नहीं, लेकिन ये कमीना तो मेरे पापा का नमकहराम उनके एहसान भूल गया। सुधाकर का बेटा बोला, हालांकि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके पापा के कुछ गुर्गे उस भीड़ में मौजूद थे और वो भी सुधाकर की तरफ से बोले, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ये सब मुझे मेरी ही जायदाद से बेदखल कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे माँ बाप ने ये जायदाद मेरे नाम कर दी होगी। तभी सुधाकर हंसते हुए बोला, कौन सी जायदाद? मरने से पहले ये पूरी जायदाद तेरी माँ मेरे बेटे के नाम कर गई है और वसीयत में ये लिखवा कर गई है कि इस जायदाद में से मेरे बेटे को एक फूटी कौड़ी भी न दी जाए और उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। ये सुनकर तो दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, दीपक बिल्कुल रोता हुआ बोला। इतने में सुधाकर अपने घर में गया और प्रॉपर्टी के पेपर्स लाके सबको दिखाने लगा। मोहल्ले की उस भीड़ में एक वकील भी था। उसने सुधाकर से कागजात लिए और चेक करने लगा। सुधाकर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्होंने जो बताया वो सब कुछ इसमें लिखा है। सुधाकर ने उस आदमी से पेपर्स लेते हुए दीपक से कहा, अब निकल जा मेरे घर से और आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर मत आना। अब क्या होगा दीपक का? क्या उसको उसकी जायदाद मिल पाएगी? और दीपक की मां ने उसकी सारी जायदाद अपने सौतेले बेटे के नाम क्यों की? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग, हुकुम का इक्का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।